देश को आजाद हुए 74 साल हो गए हैं। इन 74 सालों में देश में काफी कुछ बदल गया है। आजादी के वक्त हम 34 करोड़ थे, आज आबादी 137 करोड़ से ज्यादा है। उस वक्त आम आदमी की सालाना कमाई 274 रुपए थी, आज 1.26 लाख रुपए है। हेल्थ, एजुकेशन, खेती किसानी और क्राइम समेत और किन किन मामलों में देश कितना बदला है। जब हम आजाद हुए थे तब देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी। 1951 में देश की पहली जनगणना हुई। उस वक्त हमारी आबादी 36 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा थी। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी, तब आबादी बढ़कर 121 करोड़ के पार पहुंच गई। हालांकि आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने दिसंबर 2020 तक देश की आबादी 137 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान लगाया है। 74 साल में आम आदमी की कमाई भी बढ़ी है। 1950 से 51 में देश में एक आदमी की सालाना कमाई 274 रुपए थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम काफी कम है। आज 274 रुपए में महीने भर का मोबाइल डेटा प्लान भी नहीं आता, लेकिन उस वक्त एक आदमी की साल भर की कमाई इतनी ही थी। ब्रिटिश राज के दौरान अविभाजित भारत में स्वायत्त राज्य थे। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में रियासत, रजवाड़े या व्यापक अर्थ में देशी रियासत कहते थे। ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं थे बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे, परंतु उन भारतीय शासकों पर परोक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का ही नियंत्रण रहता था। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब यहाँ 562 रियासतें थीं। इनमें से अधिकांश रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से लोकसेवा प्रदान करने एवं कर टैक्स वसूलने का ठेका ले लिया था। कुल 565 में से केवल 21 रियासतों में ही सरकार थी और मैसूर, हैदराबाद तथा कश्मीर नाम की सिर्फ 3 रियासतें ही क्षेत्रफल में बड़ी थीं। 15 अगस्त 1947 को ब्रितानियों से मुक्ति मिलने पर इन सभी रियासतों को विभाजित भारत अधिराज्य और विभाजन के बाद बने मुल्क पाकिस्तान में मिला लिया गया। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता का अंत हो जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीति कौशल के कारण हैदराबाद, कश्मीर तथा जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी रियासतें शांतिपूर्वक भारतीय संघ में मिल गईं। 26 अक्टूबर को कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हो जाने पर वहां के महाराजा हरि सिंह ने उसे भारतीय संघ में मिला दिया। पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके कारण प्रजा के आवेदन पर राष्ट्रहित में उसे भारत में मिला लिया गया। वहां का नवाब पाकिस्तान भाग गया। 1948 में सैनिक कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। मुगल तथा मराठा साम्राज्यों के पतन के परिणामस्वरूप भारतवर्ष बहुत से छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया। इनमें से सिंध, भावलपुर, दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, मैसूर, हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़ और सूरत में मुस्लिम शासक थे। पंजाब तथा सरहिंद में अधिकांश सिखों के राज्य थे। आसाम, मणिपुर, कछार, त्रिपुरा, जयंतिया, तंजौर, कुर्ग, त्रावणकोर, सतारा, कोल्हापुर, नागपुर, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा तथा राजपूताना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, काठियावाड़, मध्य भारत और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में हिंदू शासक थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध सर्वप्रथम व्यापार के उद्देश्य से सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल आदि समुद्र तट पर स्थित राज्यों से हुए। तदंतर फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष के समय राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्रेरणा मिली। इसके फलस्वरूप साम्राज्य निर्माण का कार्य 1757 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1856 तक चलता रहा। इस एक शताब्दी में देशी राज्यों के आपसी झगड़ों से लाभ उठाकर कंपनी ने अपनी कूटनीतिक सैनिक शक्ति द्वारा सारे भारत पर सार्वभौम सत्ता स्थापित कर ली। अनेक राज्य उसके साम्राज्य में विलीन हो गए।
अन्य सभी उसका संरक्षण प्राप्त करके कंपनी के अधीन बन गए। यह अधीन राज्य रियासत कहे जाने लगे। इनकी स्थिति उत्तरोत्तर असंतोषजनक तथा डावाडोल होती गई। रियासतों की शक्ति क्षीण होती गई, उनकी सीमाएं घटती गईं और स्वतंत्रता कम होती चली गई। 1756 तक कर्नाटक और तंजावुर क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गए। 1757 में बंगाल भी उसके प्रभाव क्षेत्र में आ गया। 1761 तक हैदराबाद के निजाम उसका मित्र बन गया। 1765 में बंगाल की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इसी वर्ष इलाहाबाद की संधि द्वारा दिल्ली के सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ कंपनी की मैत्री हो गई तथा भारतीय रियासतों के साथ उसके संबंधों का वास्तविक सूत्रपात हुआ। 1765 से 1798 तक मराठा, अफगानों तथा मैसूर के सुल्तानों के भय के कारण आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित होकर कंपनी ने आरक्षण नीति द्वारा पड़ोसी राज्यों को अंतरिम राज्य बनाया, जिससे नवनिर्मित ब्रिटिश राज्य शक्तिशाली मित्र राज्यों से घिरकर सुरक्षित बन गया। इस अवसरवादी नीति को अवध और हैदराबाद रियासत के साथ कार्यान्वित किया गया। इसके अनुसार दिखावे के लिए उनके साथ समानता का व्यवहार किया गया, परंतु वास्तविकता यह थी कि इस प्रक्रिया में उन्हें अधीन बनाने, उनकी सैनिक शक्ति क्षीण करने तथा उसके संपन्न भागों पर अधिकार करने के किसी अवसर को कंपनी ने अपने हाथ से बाहर न जाने दिया। रियासतों के प्रति जितनी नीतियां कंपनी ने भविष्य में अपनाईं, उनमें से अधिकांश अवध में पोषित हुईं। इस काल में कंपनी ने मैसूर तथा मराठा राज्य में फूट डालकर हैदराबाद के सहयोग से उनके विरुद्ध युद्ध किए। अवध को रुहेलखंड हड़पने में सहायता देकर रामपुर का छोटा राज्य बना दिया। त्रावणकोर और कुर्ग कंपनी के संरक्षण में आ गए। 1799 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली की अग्रगामी नीति के फलस्वरूप सूरत, कर्नाटक तथा तंजौर के राज्यों का अंत हो गया। अवध, हैदराबाद, बड़ौदा, पूना और मैसूर सहायक संधियों द्वारा कंपनी के शिकंजे में बुरी तरह जकड़ लिए गए। अब वे केवल अर्ध स्वतंत्र राज्य भर रह गए थे, इसके अतिरिक्त उनकी और कुछ भी हैसियत न थी। उनकी बाह्य नीति पर भी ब्रिटिश शासन का नियंत्रण हो गया। सैनिक शक्ति घटा दी गई। राज्यों में उन्हीं के खर्च पर सहायक सेना रखी गई, जिसके बल पर आंतरिक आक्रमणों तथा विद्रोहों से उनकी रक्षा की गई। राजाओं की गतिविधियों पर दृष्टि रखने तथा ब्रिटिश हितों की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए उनकी राजधानियों में ब्रिटिश प्रतिनिधि रहने लगे। राज्यों से ब्रिटिश विरोधी सभी विदेशी हटा दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का फैसला ब्रिटिश कंपनी करने लगी। ये अपमानजनक संधियां देशी राज्यों के लिए आत्मविनाश तथा ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विकास श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ियों के समान थीं। युद्ध में परास्त होकर नागपुर और ग्वालियर भी उसी जाल में फंस गए। भरतपुर ने ब्रिटिश आक्रमणों को विफल बनाने के पश्चात संधि कर ली। इसी समय से रियासतों के शासक अनुत्तरदायी होने लगे तथा उनके आंतरिक शासन में अनेक बहानों से ब्रिटिश रेजिडेंट हस्तक्षेप करने लगे। 1805 से 1813 तक ब्रिटिश कंपनी ने देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। इस कारण त्रावणकोर तथा सरहिंद के राज्य उसके अधीन हो गए। सतलज पंजाब की सीमा बना दी गई। सिंध और पंजाब कंपनी के मित्र बन गए। 1817 से 1818 में कई राज्य लॉर्ड हेस्टिंग्स की आक्रामक नीति के शिकार बने। मराठा संघ को नष्ट करके सतारा का छोटा सा राज्य बना दिया गया। राजपूताना, मध्य भारत तथा बुंदेलखंड के सभी राज्य सतत मित्रता तथा सुरक्षा की संधियों द्वारा कंपनी के करदाता राज्य बन गए। ग्वालियर, नागपुर तथा इंदौर पर पहले से अधिक अपमानजनक संधियां लाद दी गईं। भोपाल ने प्रतिरक्षात्मक संधि द्वारा अंग्रेजों की अधीनता मान ली। अमीर खां, गफूर खां तथा करीम खां को क्रमशः टोंक, जावरा तथा गणेशपुर की रियासतें दी गईं।
नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता सारे हिंदुस्तान में फैल गई। 1876 में देशी शासकों ने महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी मानकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तदंतर ब्रिटिश शासन की ओर से उन्हें उपाधियां दी जाने लगीं। प्रेस, रेल, तार तथा डाक द्वारा वे ब्रिटिश सरकार के निकट आते गए। चुंगी, व्यापार, आबपाशी, मुद्रा, दुर्भिक्ष तथा यातायात संबंधी उनकी नीतियां ब्रिटिश भारत की नीतियों से प्रभावित होने लगी। उनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ही न रही। कुशासन, अत्याचार, राजद्रोह तथा उत्तराधिकार संबंधी झगड़ों को लेकर रियासतों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता का अंत हो जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीति कौशल के कारण हैदराबाद, कश्मीर तथा जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी रियासतें शांतिपूर्वक भारतीय संघ में मिल गईं। देश को आजाद हुए 74 साल हो गए हैं। इन 74 सालों में देश में काफी कुछ बदल गया है। आजादी के वक्त हम 34 करोड़ थे, आज आबादी 137 करोड़ से ज्यादा है। उस वक्त आम आदमी की सालाना कमाई 274 रुपए थी, आज 1.26 लाख रुपए है। हेल्थ, एजुकेशन, खेती किसानी और क्राइम समेत और किन किन मामलों में देश कितना बदला है। जब हम आजाद हुए थे